नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर 23 अगस्त 2024 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, नंज नारायण पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नंज नारायण बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। यह झील एक बड़ी उथली वेटलैंड है जो तमिलनाडु में तिरुपुर जिले के उथुकुली तालुक के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। सदियों पहले इसका स्थानीय राजा नंज नारायण ने पुनर्भरण किया था। अभी न्यूज में क्यों है? केंद्र ने तमिलनाडु में नंज नारायण पक्षी अभयारण्य और काजू वैली पक्षी अभयारण्य तथा मध्य प्रदेश में तवा जलाशय को 3 नए आर्द्रभूमि के रूप में रामसर स्थल घोषित किया है। इन समावेशों के साथ भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? 85। और सबसे अधिक है तमिलनाडु में, कितने? 18। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है 10। नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तवा। न्यूज में क्यों है? रामसर स्थल घोषित तवा जलाशय नर्मदापुरम जिले के इटारसी शहर के पास तवा और देनवा नदियों के संगम पर स्थित है। तवा नदी बाएं किनारे यानी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो छिंदवाड़ा जिले में महादेव पहाड़ियों से निकलती है, बैतूल जिले से होकर बहती है एवं नर्मदापुरम जिले में नर्मदा नदी में मिल जाती है। सेंट मार्टिन द्वीप किस जल निकाय में स्थित है? सेंट मार्टिन्स आइलैंड इज लोकेटेड इन विच वाटर बॉडी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के निकट स्थित है। यह बांग्लादेश के कॉक्स बाजार टेक्नॉफ प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे से 9 किलोमीटर दूर है। 7.3 किलोमीटर लंबा यह द्वीप समुद्र तल से 3.6 मीटर ऊंचाई पर है। यह बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है और समुद्री कछुओं का प्रजनन स्थल भी है। न्यूज में भी क्यों है? बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद इस द्वीप को किसी अन्य देश को पट्टे पर दिए जाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। किस प्रकार के बैक्टीरिया का उपयोग एडीज इजिप्टी मच्छरों की संख्या को कम करने के लिए किया जा सकता है? व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एडीज इजिप्टी मॉस्किटोज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बुलवाचिया। बुलवाचिया संक्रमित मच्छरों का उपयोग एडीज इजिप्टी, पीत ज्वर मच्छर जैसी लक्षित प्रजातियों की आबादी को कम करने के लिए किया जाता है जो डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जिका बुखार, मायारो आदि का प्रसार कर सकते हैं। वोल्वेचिया एक सामान्य प्रकार का बैक्टीरिया है, जीवाणु है जो कीटों में पाया जाता है। विश्व भर में तितलियां, मधुमक्खियां और भृंग समेत सभी कीटों के संदर्भ में लगभग 10 में से 6 में वोल्वेचिया पाया जाता है। यह बैक्टीरिया मानव या जानवरों जैसे मछली, पक्षी, पालतू जानवर को बीमार नहीं कर सकता है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? विच हैज बीन गिवन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अट्टम। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मलयालम फिल्म अट्टम को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सूरज प्रजात्या को ऊंचाई फिल्म के लिए मिला है। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का पुरस्कार किसे मिला है? अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और पार्थिव धर द्वारा लिखित पुस्तक किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है आईना यानी मिरर को। यदि आप 70वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार एसआई की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चन टैली हुए थे। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिलाकर के 59 क्वेश्चन टैली हुए थे। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर से सिर्फ। उसके बाद 2023 में
हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे। तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स, साल भर के करंट अफेयर्स को आप यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज है, एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे, वहाँ पर जा कर के आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? Who has been awarded the best actor at the 70th National Film Awards? The right answer is option number C, ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी को यह सम्मान यानी बेस्ट एक्टर लीड रोल फिल्म कंटारा में दमदार प्रदर्शन के लिए मिला है। ब्रह्मास्त्र के लिए प्रीतम को सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला है। मानसी पारेख को कच्चा एक्सप्रेस और नित्या मेनन को तिरुचित्रम्बलम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हासिल हुआ है। बेस्ट फिल्म एवीजीसी यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक मिला है ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिवा। अरिजीत सिंह को फिल्म ब्रह्मास्त्र के गाने केसरिया के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार मिला है। जीईपी इंडेक्स लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च जीईपी इंडेक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने वायु, जल, वन और मिट्टी समेत अपने प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य प्रदान किया है और इसे ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट यानी जीईपी नाम दिया है। यह ग्रीन जीडीपी का एक घटक है। ग्रीन जीडीपी आर्थिक विकास का एक संकेतक है जो मानक जीडीपी के साथ साथ जैव विविधता ह्रास और जलवायु परिवर्तन लागत जैसे पर्यावरणीय पहलुओं को भी ध्यान में रखता है। जीडीपी सूचकांक 2020 से 2022 के तुलनात्मक आंकड़ों को दर्शाता है और निर्मित पर्यावरणीय उत्पादों में 0.9% की वृद्धि दर्शाता है। राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड एज द नेशनल यंग
जियो साइंटिस्ट अवार्ड 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर आशुतोष पांडे। भारत के राष्ट्रपति ने 21 भूवैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को फॉस्फोराइट्स और प्रीकैम्बियन भूविज्ञान में इनके अग्रणी योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर आशुतोष पांडे को पूर्वी धारवाड़ क्रेटन पर इनके शोध के लिए राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया गया है। सिवेलुज ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द सिवेलुज वोल्केनो लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रूस। यह ज्वालामुखी रूस के कामचटका प्रायद्वीप में स्थित एक बड़ा और सक्रिय ज्वालामुखी है। शिखर पर एक बड़ा गड्ढा है यानी विस्तृत कैल्डेरा है जो पिछले विस्फोट के दौरान बना था। न्यूज में क्यों है? रूस के पूर्वी तट पर 7.0 तीव्रता का भूकंप आने के बाद सिवेलुज ज्वालामुखी का उद्गार फिर से हुआ। इसके अतिरिक्त कुरिल द्वीप पर स्थित एबोको ज्वालामुखी से भी वायुमंडल में राख निर्मुक्त हुई है। कामचटका प्रायद्वीप रूस के सुदूर पूर्व में स्थित है और प्रशांत महासागर में फैला हुआ है जो ओखोटस्क सागर को बेरिंग सागर से अलग करता है। मंगल ग्रह के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ मार्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओलंपस मॉन्स। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स के ऊपर बर्फ जमी हुई पाई, जो पहली बार लाल ग्रह पर एक विरल लेकिन सक्रिय जल चक्र की उपस्थिति का संकेत देती है। एक अन्य घटनाक्रम में एक अध्ययन ने मंगल ग्रह की बाह्य चट्टानी यानी शैल परत के भीतर जल यानी द्रव अवस्था में है के विशाल भंडार के अस्तित्व का खुलासा किया, जो ग्रह पर जल की पहली खोज को चिन्हित करता है। क्या आपने एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटेजी या रणनीति की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एम्पियन एकेडमी के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। शोधकर्ता लियोनार्ड हेफ्लिक, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, के शोध का मुख्य विषय क्या था? व्हाट वाज द मेन सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च ऑफ रिसर्चर लियोनार्ड हेफ्लिक हु पास्ड अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वृद्धावस्था, ओल्ड एज। इनकी अभूतपूर्व खोज को हेफ्लिक सीमा यानी हेफ्लिक लिमिट के रूप में जाना जाता है। इस खोज ने वृद्धावस्था पर समझ को मौलिक रूप प्रदान किया, जिससे इन्होंने पूर्व धारणा बुढ़ापा केवल बीमारी और पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे बाह्य कारकों से प्रभावित होता है का खंडन किया। यानी इन्होंने ही बताया कि हम लोग हमेशा के लिए क्यों नहीं जीते हैं, मर क्यों जाते हैं। 1960 के दशक में इन्होंने पाया कि सोमेटिक यानी गैर जनन कोशिकाएं विभाजन करने से पूर्व केवल 4 से 60 बार लगभग विभाजित हो सकती है। यह घटना जिसे सेलुलर सेनेसेंस जो विभाजित होना बंद कर देती है के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पी हरीश। जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत डिप्लोमेट पावर्थनेनी हरीश यानी पी हरीश को 14 अगस्त को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। जून में रुचिरा कंबोज के सेवानिवृत्त होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि का पद खाली था। भारत के नए प्रवर्तन निदेशक यानी ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राहुल नवीन। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन को नया प्रवर्तन निदेशक नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 2 साल की अवधि के लिए किया गया है। 57 वर्षीय 1993 बैच के IRS यानी आयकर अधिकारी राहुल को सितंबर 2023 में अपने पूर्ववर्ती संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने पर ईडी निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। वह नवंबर 2019 में विशेष निदेशक के रूप में एजेंसी में शामिल हुए थे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू बॉलिंग कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मॉर्ने मॉर्कल। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मॉर्ने मॉर्कल को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर।
सहायक कोच कौन कौन से हैं? अभिषेक नायर और रायान टेन-डोशिट। किस देश ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? Which country hosted the third Voice of Global South Summit? The right answer is option number A. भारत ने 17 अगस्त को वर्चुअल प्रारूप में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिनका मुख्य विषय क्या था? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और उद्घाटन नेताओं के सत्र की मेजबानी की। ग्लोबल साउथ शब्द 1969 में एक अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ओग्लेसबी द्वारा गढ़ा गया था। सरल अर्थों में कहें तो ग्लोबल साउथ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया के देशों को संदर्भित करता है। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, का संबंध किस क्षेत्र से था? डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान यानी साइंस। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया। रक्षा अनुसंधान में डॉक्टर अग्रवाल के 22 साल के शानदार करियर में इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सहित कई प्रमुख वैज्ञानिकों के साथ काम किया था। नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गोविंद मोहन। वरिष्ठ IAS अधिकारी गोविंद मोहन ने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीटेक और IIM अहमदाबाद से PG डिप्लोमा करने वाले मोहन कैबिनेट सचिव के बाद शीर्ष नौकरशाही पद पर नियुक्ति से पहले केंद्रीय संस्कृति सचिव के रूप में कार्यरत थे। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विद विच कंट्री हैज़ इंडिया रिसेंटली साइंड ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जापान। भारत में अक्षय ऊर्जा की अग्रणी कंपनी ACME ग्रुप और जापानी एकीकृत भारी उद्योग समूह IHI कॉरपोरेशन ने ओडिशा से जापान को ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए एक ऑफटेक टीम शीट पर हस्ताक्षर किए। गोपालपुर ओडिशा में हरित हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजना को ACME द्वारा 1.2 MMTPA की नियोजित क्षमता के साथ चरणों में विकसित किया जा रहा है। पहला उत्पादन 2027 के भीतर होने की संभावना है। अपने जीवन चक्र के दौरान यह परियोजना वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 54 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य कम करने में मदद करेगी। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में कौन सी रेटिंग प्राप्त हुई है? RBI गवर्नर शक्तिकांत दास हैज रिसीव्ड विच रेटिंग फ्रॉम द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, A+। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने कहा कि दास को 20 अगस्त को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में लगातार दूसरे वर्ष A+ रेटिंग मिली है। शक्तिकांत दास डेनमार्क के क्रिश्चियन केटल थॉमसन और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन के साथ A+ रेटिंग प्राप्त करने वाले वैश्विक रूप से केवल 3 केंद्रीय बैंकरों में से एक है। महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? वेयर विल द वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात UAE। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 टूर्नामेंट का 9वां संस्करण है। इसे 3 से 20 अक्टूबर तक बांग्लादेश में आयोजित किया जाना था। हालांकि अब इसे बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक अशांति के कारण इन्हीं तारीखों के लिए UAE में दुबई और शारजाह में स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास अभी भी मेजबानी के अधिकार हैं। पिछले विजेता कौन है इस टूर्नामेंट के? ऑस्ट्रेलिया है। जियो पारसी योजना पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द जियो पारसी योजना पोर्टल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने जियो पारसी योजना पोर्टल का शुभारंभ किया। यह योजना 2013-14 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और संरचित हस्तक्षेपों को अपनाकर पारसी आबादी की घटती प्रवृत्ति को उलटना और इनकी आबादी को स्थिर करना है। यह योजना पारसी दंपतियों को मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा उपचार और बच्चों की देखभाल तथा आश्रित बुजुर्गों की सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अपनी शुरुआत से लेकर अब तक इस योजना के तहत 400 से अधिक पारसी बच्चों को सहायता दी जा चुकी है। भविष्य नामक सॉफ्टवेयर जो हाल ही में शुरू किया गया है का संबंध निम्न में से किससे है?
द सॉफ्टवेयर नेम्ड भविष्य which has been launched recently is associated with which of the following? The right answer is option number A, पेंशन। भविष्य पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की एक पहल है जिससे सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही सभी सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान और पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है। भविष्य सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए अनिवार्य हो गया है। हाल ही में चर्चा में रहा डिनायल ऑफ सर्विस DOS क्या है? व्हाट इज द रिसेंटली डिस्कस्ड डिनायल ऑफ सर्विस DOS? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यह एक साइबर हमला, साइबर अटैक है। टेस्ला के CEO एलन मस्क का एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साक्षात्कार डिनायल ऑफ सर्विस DOS नामक साइबर हमले से बाधित हुआ था। यह हमला तब होता है जब बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता एक ही समय में एक विशिष्ट ऑनलाइन सर्वर के ऊपर अपना ट्रैफिक निर्देशित करते हैं जिससे वेबसाइट का उपयोग करना असंभव हो जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 से पहले एनोनमस सूडान नामक हैकर्स ने फ्रांसीसी सरकार के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हमला किया था। मान्याचिवारी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? मान्याचिवारी विलेज हैज बिकम द फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने प्रत्येक जिले के 2 गांवों को 100% सौर ऊर्जा संचालित बिजली प्रदान करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया। सतारा जिले के पाटन तालुका में मान्याचिवारी गांव महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बन गया है। आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। ब्लू मून के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लू मून। गलत उत्तर चुनना है। ब्लू मून के 2 प्रकार हैं जिनमें से चंद्रमा का रंग शामिल है? नहीं, चंद्रमा का रंग शामिल नहीं है। हाँ, 2 प्रकार के जरूर हैं। 4 पूर्ण चंद्रमाओं वाले मौसम में चौथी पूर्णिमा को मौसमी ब्लू मून के रूप में जाना जाता है। गलत है यह। मासिक ब्लू मून 1 महीने में दूसरी पूर्णिमा को होती है। यह बिल्कुल सही है। देखिए, ब्लू मून या तो एक कैलेंडर माह में दूसरी पूर्णिमा को होगी या 4 वाले सीजन में तीसरी पूर्णिमा को, चौथी पूर्णिमा नहीं बल्कि यहाँ पे तीसरी पूर्णिमा होगा, या एक चंद्रमा को जो वायुमंडलीय प्रभाव के कारण नीला दिखाई देता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 2 गलत है। अभी न्यूज में क्यों है? 19 अगस्त को घटी ब्लू मून की घटना ने इसकी रचना, महत्व और इससे जुड़ी विविध व्याख्याओं के बारे में चर्चा को बढ़ावा दिया है। अगला ब्लू मून 31 मई 2026 को होगा। तीस्ता नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द तीस्ता रिवर। सही उत्तर चुनना है। यह उत्तरी सिक्किम जिले में लगभग 5280 मीटर की ऊंचाई पर सोलामो झील से निकलती है। बिल्कुल सही। यह सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है और गंगा के बाद पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह भी सही है। यह बांग्लादेश के फुलछाड़ी उपजिला में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। न्यूज में अभी क्यों है? पूर्वी सिक्किम में भूस्खलन से राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC के तीस्ता 5 जल विद्युत स्टेशन स्थल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यह परियोजना सिरवानी गांव में एक रन ऑफ रिवर योजना है जिसे तीस्ता नदी के बेसिन की शक्ति क्षमता का कैस्केड तरीके से दोहन करने के लिए उपयोग किया जाना है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल स्पेस डे। सही उत्तर चुनना है। यह 23 अगस्त 2023 को चंद्र सतह पर चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह तो बिल्कुल सही है। भारत ने 23 अगस्त 2024 को अपना दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। यह गलत है। दूसरा नहीं, अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया है भारत ने। 2024 की थीम चांद को छूकर जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष कहानी, यानी टचिंग लाइफ्स बाय टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस स्टोरी है। तो सही है यह थीम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 1 और 3 सही है। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के साथ भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बन गया था और इसके दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बना था। एक प्रश्न है आपके लिए, चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम क्या है? प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। कैलिफोर्नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैलिफोर्नियम। सही उत्तर चुनना है।
यह एक चांदी जैसी सफ़ेद रेडियोधर्मी धातु है जो कमरे के तापमान पर वायु के संपर्क में आने पर धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। बिल्कुल सही है यह। इसका रासायनिक संकेत CF और परमाणु क्रमांक 98 है, यह भी सही है। वर्ष 1950 में बर्कले, जो कि उत्तरी कैलिफोर्निया अमेरिका में है, में निर्मित यह एक शक्तिशाली न्यूट्रॉन उत्सर्जक है, यह भी सही है, यानी यह मैन मेड मेटल है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। अभी न्यूज में क्यों है, गोपालगंज बिहार में पुलिस ने 50 ग्राम अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु कैलिफोर्नियम जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत कितने हैं 850 करोड़। 50 ग्राम का दाम इतना, यानी विश्व के सबसे महंगे पदार्थों में से एक है। इसका उपयोग पोर्टेबल मेटल डिटेक्टरों में सोने और चांदी के अयस्कों की पहचान करने, कुओं में जल और तेल की परतों का पता लगाने तथा हवाई जहाज में धातु की तन्यता का पता लगाने के लिए किया जाता है, इसीलिए यह इतनी महंगी है। सरोगेसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सरोगेसी। सही उत्तर चुनना है। शुक्राणु या अंडाणु दाता के पास बच्चे का कानूनी अधिकार नहीं होता है, यह बिल्कुल सही है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक महिला यानी सरोगेट किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े इच्छित माता पिता की ओर से बच्चे को जन्म देने के लिए सहमत होती है, बिल्कुल सही। 30 से 45 वर्ष की आयु की विधवा या तलाकशुदा या कानूनी रूप से विवाहित जोड़ा सरोगेसी का लाभ उठा सकता है, यह गलत है। देखिए, सरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 के तहत 30 से 45 नहीं बल्कि 35 से 45 वर्ष की आयु की विधवा या तलाकशुदा या कानूनी रूप से विवाहित जोड़ा सरोगेसी का लाभ उठा सकता है। अभी न्यूज में क्यों है, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शुक्राणु या अंडाणु दाता के पास बच्चे पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वह जैविक माता पिता होने का दावा नहीं कर सकता है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एमपॉक्स मंकी पॉक्स। सही उत्तर चुनना है। यह एक संक्रामक वायरल रोग है जो मनुष्यों और अन्य जानवरों में हो सकता है, बिल्कुल सही, यह वायरल इन्फेक्शन है। 15 अगस्त 2024 को WHO ने एमपॉक्स को इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, हाँ बिल्कुल सही है यह। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने विशेष रूप से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC कांगो और पड़ोसी अफ्रीकी देशों में मामले में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता से जुड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। इस वर्ष 10 अफ्रीकी देशों में इस बीमारी की उपस्थिति दर्ज की गई है, जिनमें से 96% से अधिक मामले कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पाए गए हैं। क्लेड 1B नामक एक नए वायरस स्ट्रेन मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से संचरित होता है, बिल्कुल सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। एक अन्य वायरस स्ट्रेन क्लेड 1A जो विभिन्न संचरण माध्यमों से अधिकांशतः बच्चों में प्रसारित हो रहा है का मूल्यांकन भी उच्च जोखिम वाले वायरस के रूप में किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस अंक को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।